हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। इस बार वाला जो 29 जून का एग्जाम था उसका ये एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट है। इसके आगे आपके 6-7 सेशंस और जाएंगे तो पूरे क्वेश्चंस हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ इनके सोल्यूशंस जो भी हैं। अब मैंने जो कोर्स वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पिछली क्लास में बोला था ओरिएंटेशन में कि आप अपने एक रजिस्टर लगा लीजिए और उस पर अपने सारे नोट्स वगैरह बनाते जाइए। इसी तरह आपको ना उसी रजिस्टर में एक पर्टिकुलर ब्लॉक सेक्शन, लास्ट पर वो सेक्शन लेना, पीछे सबसे वो एक सेक्शन ले लेना, वहां पे पीवाईक्यूज नोट्स करके ऐसे हेडिंग लगा लेना। और वहां पे आप जो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेक्चर्स देखोगे, ये वाले देखोगे, इसके बाद आपके कंटेंट सेक्शन में दूसरे भी हैं, अगस्त वाले, दिसंबर 2023 वाले, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस देखोगे, उसके उससे जो आपको चीजें या कोई ऐसी चीजें जो आपको पहले नहीं पता थी या भूलने वाली जो चीजें हैं, है ना, ऐसी चीजें, वो आप पीवाईक्यूज नोट्स वाले सेक्शन में साथ में नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है जी। और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी जैसे जैसे मैं करवाऊंगी साइमल्टेनियसली आप भी करते जाएंगे उसको। ठीक है जी। सो बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमारा जो कॉम्बो बैच है, इनके पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, ये लाइव चल रहा है अभी। एप्लीकेशन एमएस स्टडी गुरु पर लॉन्च हो चुका है, आप इसमें अभी एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स का भी अवेलेबल है, दोनों पेपर्स का कॉम्बो भी अवेलेबल है। ठीक है जी, आप एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें अभी एनरोल कर सकते हैं। जितनी जल्दी एनरोल करेंगे उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे, टाइम ज्यादा रहेगा पढ़ने के लिए आपके पास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसमें उसने क्या, ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया था पहले, जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी करवाया था, तो अभी हम फिर से इसको कर लेते हैं। एक कंपनी है जिसने अपने कॉस्ट एंड रेवेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसमें पता क्या करना है, इसमें पता करना है प्रोडक्ट लेवल एक्स दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कि एक्स क्या है, क्वांटिटी पता करनी है। ठीक है जी। तो लेट्स सी। तो कैसे पता, प्रॉफिट का फंक्शन बना ले। देखिए, दो तरह से कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट का फंक्शन बना लीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। दूसरी चीज है कि हम यहाँ पे सिंपली एम आर इज इक्वल टू एम सी ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का फंक्शन ज्यादातर हम उन केसेस में बनाते हैं जब उसने टोटल प्रॉफिट भी पूछा हो साथ में। ठीक है, तो इस मेथड से कर लेते हैं। आप मार्जिनल रेवेन्यू आपका 3 आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू की डेरिवेशन। ठीक है, और टोटल कॉस्ट की डेरिवेशन कितनी होगी, इसकी डेरिवेशन करो। कैसे करोगे, देखो 100 की डेरिवेशन 0 आ जाएगी, प्लस 0.015 की डेरिवेशन करने के लिए पावर से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.03 आ जाएगा आपका। ठीक है, जीरो, ये यहाँ पे लिखती हूँ 0.03। ठीक है, और 2 - 1 पावर में एक माइनस कर दिया, ये x बच गया। फाइन, यानी कि 0.03x ये हो गया आपके पास यहाँ पे। देन 3/0.03 इज इक्वल टू x, यानी कि ये आपका कितना आ गया अब, 3/100। 100 ऊपर कर देते हैं ना, 3 से 3 कट गया, x 100 आपका सही जवाब आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये 15 फाइनेंस कमीशन वाला वही क्वेश्चन है जो बोला था आपको कि इससे क्वेश्चन ना आए, संभावना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और आप मेरी 15 फाइनेंस कमीशन वाली क्लास भी देख लेंगे ना, उसमें मैंने बोला था कि 99% आपको 15 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए, इसमें ये चीज है ना, 15 फाइनेंस कमीशन, ये सारे क्रिटेरियाज रहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के। इनकम डिस्टेंस का 45% शेयर है, पॉपुलेशन जो है उसका 1971, उसमें 15 में 0 दिया गया है। 2011 को 15%, एरिया को 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, टैक्स एफर्ट 2.5%। बस इसी अकॉर्डिंगली आपको इसको अरेंज करना था। ठीक है, थर्ड आंसर इसका सही है, क्योंकि इनकम डिस्टेंस को मैं 45% से कर दूंगी, पॉपुलेशन को हम 15% से कर देंगे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5 एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आ गया 10%। ठीक है, क्लियर? चलो,
अब ये समझो बड़े ध्यान से, अच्छे से इसको समझो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ए गुड सच एज क्राउडेड सिटी साइड वॉक। अब क्राउडेड सिटी साइड वॉक, टाइप्स ऑफ गुड्स का एक लेक्चर है मेरा। एक मैंने रोड की साइड पर फुटपाथ पर खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी आपके लिए। उस फुटपाथ पर आपको समझाया था कि फुटपाथ जो है या जो पब्लिक रोड जो है ये पब्लिक गुड है, या कैसे ये कंजेस्टिबल बन सकता है, कैसे ये राइवलरी बन सकता है, नॉन राइवलरी से राइवलरी कैसे बनेगा, वो सब चीजें। अब ये उसी तरह से है, देखो समझो इसको। क्राउडेड सिटी साइड वॉक ये बेसिकली एक कंजेस्टिबल गुड्स की टाइप है। कंजेस्टिबल गुड्स का मतलब जैसे कि एक रोड है, पब्लिक रोड जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी है। तब तक वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी रहेगा जब तक उस पर रश ना हो, जब तक उस पर भीड़ ना हो, जब तक उस पर कंजेशन ना हो, वो क्राउडेड ना हो। जैसे ही उस पर कंजेशन आ जाएगा, वो क्राउडेड हो जाएगा, तो वो राइवलरी बन जाएगा नॉन राइवलरी से। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली सभी उसका, आप कह सकते हैं कि इक्वली प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोगों को खड़े होना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है ना? तो वो राइवलरी बन रहा है वहां पर। इसी तरह से अगर वही रोड पर हम कहें कि क्राउडेड नहीं है चलो, पर टोल टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, तो वो एक्सक्लूडेबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पे करेंगे तभी हम जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी बन जाएगा। और अगर उस पब्लिक रोड पर दोनों चीजें हैं, यानी कि वो क्राउडेड भी है और उस पर टोल टैक्स भी लगा हुआ है, तो वो राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबल दोनों कहलाएगा। समझे बात, ये चीज। तो अब ये क्राउडेड सिटी साइड वॉक में उसने क्या, सिटी साइड वॉक है पर क्राउडेड है, तो क्राउडेड यानी कि वो राइवलरी बन गया ना अब। और सिटी साइड वॉक है, सभी वहां पे जा सकते हैं, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, कोई ऐसा टोल वगैरह यहाँ पे नहीं उसने मेंशन किया है ना। तो दैट वुड बी नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरी इन नेचर। क्लियर? एक तरह से आप बोल सकते हैं इसने, ये कंजेस्टिबल गुड जो है, इसने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की किस्म ले ली है ना। एक कंजेस्टिबल गुड पब्लिक गुड कब था? जब वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी था। वही कंजेस्टिबल गुड जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बन गया जब वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरी है। दिस इज बेसिकली नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरी, जिसकी हम लेते हैं फिशिंग इन ए लेक वाली एग्जांपल भी। फिशिंग इन ए लेक वो भी नॉन एक्सक्लूडेबल है बट राइवलरी है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सभी के इक्वल चांसेस नहीं है इक्वल मछली पकड़ने के। अगर एक ज्यादा पकड़ रहा है दूसरे के लिए कम चांसेस है। इसी तरह क्राउडेड रोड पर भी ये सिनारियो। अच्छा, अब ये देखो, ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आई एडमिट कि कैल्डर्स फर्स्ट लॉ, कैल्डर सेकंड लॉ, कैल्डर थर्ड लॉ, इसमें हमने सिर्फ ओकन्स लॉ पढ़ा होगा। ये बाकी के एबीसी वाले ऑप्शंस थोड़े आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, पर हम इसको समझ लेते हैं अगले वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। कैल्डर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ सेकंड, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या मतलब है इसका। कैल्डर फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर डिपेंड करती है। कैल्डर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ। क्या मैच करेगा? देखो अब यहाँ पे ना इसने सारे लिखे हुए हैं। कहता है जो पीएम में, पीएम का मतलब है प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग, जीएम का मतलब क्या है? जीएम का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ, और क्या है जी, इसका मतलब क्या है? जी जीडीपी का जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, मतलब सारे उसने लिखे हुए हैं। अब मैंने आपको क्या कहा, कैल्डर का फर्स्ट लॉ का मतलब है जीडीपी ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, तो यानी कि जीडीपी ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो ये किसका थर्ड से बन रहा है ना ये, दैट मीन्स जीडीपी, ऐसा लिखा है जीडीपी ग्रोथ जो है वो किसका फंक्शन है? मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब कैल्डर का सेकंड लॉ ऑफ ग्रोथ क्या है? कैल्डर का सेकंड लॉ ऑफ ग्रोथ जिसको हम वेडून्स लॉ कह देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी ग्रोज विद आउटपुट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन आउटपुट। अब इसका क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी यानी कि पीएम है ना, प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग दैट डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ। ये देखो दैट थिंग, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, किसका फंक्शन है? मैन्युफैक्चरिंग के आउटपुट का, ठीक है। दैट मीन्स इसको इससे जोड़ देंगे। फिर इसका थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, की जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है वो भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे डिपेंड करती है। पीएनएम का मतलब क्या है? पीएनएम का मतलब नॉन प्रोडक्टिविटी इन आउटसाइड मैन्युफैक्चरिंग, आउटसाइड मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
So productivity in outside manufacturing depends upon manufacturing output. वो भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ पर डिपेंड करती है. समझ गए? याद रखना ये 3 कैल्डेस के लॉ है. ठीक है. और ओकन्स लॉ. अब ओकन्स लॉ में हमको ये तो पता था कि ओकन्स लॉ जो है दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट गैप, है ना. अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट गैप में ये रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है. तो इसका अब क्या बचेगा? सेकंड. ये देखो वाई उसने क्या दिया हुआ इसमें. अच्छा इसका उसने लिखा ही नहीं हुआ कि ये क्या है. ओकन्स लॉ बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में रिलेशनशिप देता है. हाँ. तो उसका इक्वेशन ये बनेगा. वाई डैश क्या है उसने इसका एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, फुल फॉर्म में दी हुई. तो ये जो बेसिकली इक्वेशन है ना ये इस तरह से है. टेल यू. वैसे ओकन्स लॉ की इक्वेशन ऐसे बनती है मीन माइनस वाई ओवर मीन इज इक्वल टू, इस तरह से बनती है. ठीक है. तो इफ आई अगर इसको थोड़ा इस तरह से हम कर देंगे y माइनस मतलब एक्चुअल माइनस पोटेंशियल ले आते हैं. क्या है मैं सारा समझाती हूँ. y का मतलब है यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट. ठीक है. y बार का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल आउटपुट. पोटेंशियल आउटपुट. ठीक है. और u का मतलब है यहाँ पे एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट. एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. और u बार का मतलब है यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसने यहाँ पे माइनस पता क्यों लगाया? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को उसने ऐसे लिया. इफ आई टेक माइनस को मैं कॉमन यहाँ से निकाल लूँ अगर y माइनस वाई बार ऐसे हो जाएगा ना ये, है ना. तो यानी कि यू कैन राइट इट y माइनस वाई बार. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना. और ये जो सारी चीज है इसको उसने y एक्सप्रेशन में ले ली है. समझ गए बात? ऐसे ये देखो जैसे यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है y स्टार इज इक्वल टू माइनस ये कांस्टेंट है जो भी उसने कांस्टेंट लिया है एंड u माइनस u यहाँ पे ऐसे. ठीक है. तो इस तरह से उसने लिया ना बेसिकली. तो ये क्या है आपका एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड दिस इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है. और ये जो है दैट इज अ डिफरेंस जैसे अभी करवाया आपको एक्चुअल माइनस पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल. दैट इज द थिंग. माइनस ऐसे दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. ठीक है. बिकॉज दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. तो ये जो यू है आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट है, वाई एक्सप्रेशन आउटपुट है. क्लियर. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये देखिए अब यहाँ पे पब्लिकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेनी है स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट. तो अगर आपको याद हो लुईस थ्योरी पढ़ी है हमने, ये सभी थ्योरीज पढ़ी हैं. तो ये जो लुईस थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1955 में पब्लिश है. सारे स्क्रीनशॉट मैंने अपनी बुक से ही लिए हैं और जो आपको पढ़ाया गया उसी से लिए हैं. 1955 कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रॉबर्ट सोलो. जब भी हम सोलो की थ्योरी पढ़ते हैं तो अक्सर ही हम इसकी बुक भी साथ में पढ़ते हैं. और मैं बोलती हूँ कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते होते हो ना तो वो उसका बुक और उसका ईयर साथ में याद रखना बहुत जरूरी होता है. कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1956 में ये पब्लिश हुई थी. राइट. 1956. स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये रोस्टोय की थ्योरी. जब हम रोस्टोय का मॉडल पढ़ते हैं तब उसमें हम पढ़ते हैं 1960 में ये थ्योरी आई थी. इसी बुक में दी थी उसने. तो दैट इज 1960. एशियन ड्रामा इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड ये तो पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट एशियन ड्रामा 1968. 1968 एंड स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिर्शमैन. जब हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी पढ़ते हैं तो साथ में पहले उसका ऑथर पढ़ते हैं कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी हिर्शमैन ने दी है 1958 में. राइट. तो ये क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट था 1958. इस तरह अगर आप देखोगे तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट आपकी हो गई थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लुइस की. 1956 आ गया आपका रॉबर्ट सोलो का. ठीक है. देन 1958 हिशमैन का आ गया. देन सी रोस्टोय का. देन डी एशियन ड्रामा. ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मैचिंग है इन्वर्टेड यू शेप हिपोथेसिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. अब इन्वर्टेड यू शेप हिपोथेसिस किसका है? सिमन कजनेट का. इनइक्वालिटी जिसमें दिखाते हैं हम ऐसे करके,
है ना, इन्वर्टेड यू शेप्ड हाइपोथेसिस, ये तो कजनेट से लगा दिया, कजनेट से लगा दिया। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रूटलैंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये हो गया आपका ब्रूटलैंड रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। तो यानी कि ए का आपका आना था थर्ड एंड बी का फोर्थ। अब इसमें देखो कंफ्यूजन पता है उसको कि बच्चे इजी समझ लेंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है एनटीए को, है ना। अब ये तो दो एलिमिनेट कर लिए हमने, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड फोर्थ बचा। अब दोनों में ए का थर्ड और बी का फोर्थ है। सो यू मस्ट नाउ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स या इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के प्रपाउंडर्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का के जो प्रपाउंडर है दैट इज गैरेट हार्डिन, याद रख लेना इसको। एंड इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का हरमन डेली हो गया। तो हाँ, इसमें ना हरमन डेली अगर आपको याद हो तो एक हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ना लेक्चर लेते होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स एंड मेथड का, उसमें हम एक डेली अप्रोच पढ़ते होते हैं। वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्ट चला जाता है जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ओके आई विल शो यू। सी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, यस। लंदन स्कूल ऑफ थॉट एंड सिलेबस में मेंशन नहीं है बट मैंने करवाए थे अपने लर्नर्स को वो चीज कि कुछ उसमें से पूछा जा सकता है। इसमें मिलेगा। तो वो चीज करनी जरूरी है जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं ना, ये इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्ट करके जाना, एग्जाम में पूछ लेते हैं वो। मैं बताती हूँ आपको क्या चीज बोल रही हूँ मैं। ये देखो, ये सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये स्कूल्स ऑफ थॉट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं। इसमें एक लंदन स्कूल ऑफ थॉट आता है, ये है हरमन डेली ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स। ये देखो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स आया याद कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं यहाँ से। ये देखो, ये मैंने लास्ट जून 2025 का फाइल ही खोला है। हरमन डेली ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये हमने पढ़ा था जून 25 बैच वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तभी आप लोग मुझे आगे बोल रहे थे कि मैम एग्जाम मॉडरेट था बिकॉज काफी सारी चीजें आपके पढ़े में से आई थी। तो ये हो गया, फिर सेफ मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया, हार्टविक सोलो रूल, ये हमने करे थे। अब हार्टविक सोलो रूल इंटरजेनरेशनल इक्विटी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद इसके क्रिटेरियाज आते थे टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें ये पेयर्स एटेंसन मेयर, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, एटकिंसन मेयर, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल वेलफेयर, एनवायरमेंट स्पेस मेयर, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेयर। ये मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर एक होता है ना जब आपको कोई चीज करवाई जाती है ना तो उसमें पर्सपेक्ट सारे देखे जाते हैं, मेहनत बहुत लगाई जाती है कि क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा। तो सभी एस्पेक्ट्स को टच करने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी हम बैच में ये अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अपने लाइव बैच में। तो ये चीज थी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए।
देखो ये आपका, एक तो हम इसको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से भी कर सकते हैं, पर मैंने देखा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से ना ये थोड़ा ज्यादा लेंथी बन जाएगा, क्योंकि इसमें ना डेरिवेशन में फिर हमको u मल्टीप्लाई बाय v रूल लगाना, ये वो काफी लेंथी बन जाएगा अगर इसको लैग्रेंजियन से करते हैं तो। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, सिंपली पुट करके। ये देखो, जैसे आपकी बजट की इक्वेशन क्या बनेगी, बजट की इक्वेशन ऐसे बनते हैं, एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल टू बजट 130, यानी कि यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130, ये बनेगा, राइट। तो आप ना सीधा पुट करके देख लो, जैसे मैं 11 पुट कर रही हूँ यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे 16 पुट कर रही हूँ, तो देखना जरा करके 130 के बराबर आ रहा है ये कि नहीं आ रहा। 4 मल्टीप्लाई बाई 11 44, 6 मल्टी 6 मल्टीप्लाई बाई 16 96, 96 प्लस 44 140, नहीं आ रहा ना, तो यानी कि ये नहीं सेटिस्फाई इसको कर रहा। अब फोर्थ वाला पुट करके देखो, एक्स पर करना है 16 और इस पर करना है 11, ठीक है। तो ये देखो, तो 64 प्लस 66 करना, पूरा 130 आ रहा है ना, तो यानी कि ये सही, इस तरह पुट करके देख लेना था सिर्फ, लैग्रेंजियन क्योंकि लंबा ज्यादा पड़ जाना था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ ए कंज्यूमर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस से उसका तात्पर्य है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, किससे तात्पर्य है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम वो चीज देखते हैं। देखो एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं उसमें हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आपको याद हो तो पढ़ते हैं, इसमें हम ये चीज पढ़ते हैं ना कि द लॉ स्टेट्स दैट ए कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन सच ए वे दैट द रूपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ईच कमोडिटी से, रुपी स्पेंड ऑन, हर एक कमोडिटी पर जो वो रुपी स्पेंड कर रहा है उससे उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल मिले, है ना। यू कैन से मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स कमोडिटी शुड बी इक्वल टू द, उसके लिए जो वो प्राइस पे कर रहा है, प्राइस ऑफ एक्स, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, इस तरह से भी इसको डिपिक्ट करते हैं। इस वाले पॉइंट में उसने यही कहा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड इज द सेम। अगला पॉइंट बहुत इजी है, सी, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस बिटवीन द गुड्स। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें इन डिफरेंस कर्व का स्लोप हम लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई, एंड बजट लाइन का स्लोप लेते हैं प्राइस एक्स और प्राइस वाई। जिस पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट होते हैं उस पर होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। तो वही चीज है दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो यानी कि इसमें आपका बी वाला सही हो गया। और कंज्यूमर रीचेज द हाइयर इंडिफरेंस कर्व, ये तो कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है ना, यू कैन कट इट। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इज, ये तो डेफिनेशंस वाली साइड चली गई ना, दिस इज आल्सो नॉट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप सी एंड ई को सीधा एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे, जैसे सी को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, ई को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, आंसर आ गया था। एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता है कि फर्स्ट ए ऑप्शन कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है कि मतलब नहीं पढ़ी होती वो चीज, पर ये दोनों ऑप्शंस तो आपने 100% पढ़े थे, बी एंड डी, है ना। तो बी एंड डी पढ़े थे तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये दो अगर एलिमिनेट कर देते ना पूरी तरह से सी एंड डी के, तो हो ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके डेफिनेशंस वाली चीजें हो गई। जितना ज्यादा इंडिफरेंस का हाइयर होगा, ठीक है, कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़ेगी, दैट इज नॉट कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज नॉट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। सो इसलिए ए बी एंड डी सही चीज हो गई, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू हिज बजट लाइन, ठीक है।
ये सारा मैंने arrange the following tax reform committees on the basis of the year of constitution starting from the oldest. ठीक है, अच्छा इसमें अगर इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है, बस 3 कमिटीज पढ़ी थी, चिलिया, रेखी एंड केलकर, ये 2 बाकी नई कमिटीज है ना। इसका हमने एक ट्रिक किया था ना, CRV, CV रमन एक साइंटिस्ट है, उनसे हमने ये CRV, C फॉर चिलिया कमेटी, R फॉर रेखी कमेटी एंड वी फॉर विजय केलकर कमेटी। ये क्रोनोलॉजी है ऐसे इसकी, इसलिए ऐसे किया था। यानी कि सबसे पहले आपका ए आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए एंड फिर सी आना चाहिए, ए ई सी, ये क्रोनोलॉजी फॉलो होनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजी किसमें फॉलो हो रही है, इसमें हो रही है, नहीं हो रही, इसमें हो रही है, नहीं हो रही, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी फर्स्ट वाले में फॉलो हो रही है, दैट इज द राइट ऑप्शन। अब बाकियों का भी हम देख लेते हैं एक बार सारी का। सो चिलिया कमेटी 1991 की है, रेखी कमेटी 1993, विजय केलकर 2002, जैसे हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी है। फिर एक रस्तोगी कमेटी है 2003 में, ये नई ऐड हुई है, करेंगे इसको भी हम। पर्थस राथी शॉम कमेटी 2012 में ये आई थी, डायरेक्ट टैक्स की कमेटी, ठीक है। आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू ग्रेंजर एंड न्यूबोल्ड, ए गुड रूल ऑफ थंब टू सस्पेक्ट दैट द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इज स्पूरियस इज गिवन बाय। तो ग्रेंजर एंड न्यूबोल्ड के अकॉर्डिंगली कि जो ये रिग्रेशन स्पूरियस है, उस कैसे पता चलता है, उसके लिए रूल उसका क्या है, देखिए। उसके लिए रूल ये है कि डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक कम होना चाहिए और आर स्क्वायर हाई होना चाहिए। आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज द गुडनेस ऑफ इट, दैट शुड बी हाई। डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक जो ऑटो कोरिलेशन में हम पढ़ते हैं, दैट शुड बी लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आर स्क्वायर हाई होगा दैट मींस इंडिकेटिंग गुड फिट, पर अगर डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक लो है दैट मींस ऑटो कोरिलेशन है रेसिडुअल्स में। तो ये सिचुएशन मिसलीड होती है कि एक तरफ उसका ऑटो कोरिलेशन आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, लेट्स सी, डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक ऐसे करके, है ना, ऐसे करके फार्मूला होता है। तो दैट मींस अगर आप ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू पुट कर रहे हो ज्यादा, तो डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक आपका उतना ही कम आएगा, ठीक है। दैट मींस लो डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक इंडिकेटिंग ऑटो कोरिलेशन इन रेसिडुअल्स। तो दैट सिचुएशन मिसलीडिंग होगी कि एक तरफ, ठीक है, आर स्क्वायर ज्यादा है, सिचुएशन मींस दैट हाई आर स्क्वायर, पर दूसरी तरफ डी स्टैटिस्टिक, डर्बिन वेटसन स्टैटिस्टिक लो, इंडिकेटिंग कोरिलेशन इन रेसिडुअल्स। सो हाई आर स्क्वायर एंड लो डर्बिन वेटसन डी वैल्यू। ओके, सो ये क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है। देखो क्या फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दैट मींस आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसने 4 दिया होगा, ये 4 आ गया, तो आपका एमपीएस कितना होगा, फिर एमपीएस होगा आपका 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 0.25, राइट, 0.25। तो इन इक्वेशन से एमपीएस किसका,
इसका, ये देखो इस इक्वेशन का अगर आप डेरिवेशन के एमपीएस निकालेंगे तो दैट विल बी 0.25, है ना, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर सिंपली। क्लियर? अब ये फार्मूला बताइए, डायरेक्ट वही फार्मूला है ना जो करते हैं हम, ये वाला रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन वाला स्क्रीनशॉट लिया है मैंने बुक से अपनी। सो दैट इज अ नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स। टी का मतलब, एआई का मतलब रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू प्राइस ऑफ फाइनल गुड इन एब्सेंस ऑफ टैरिफ। टी1 का मतलब नॉमिनल टैरिफ ऑन इंपोर्टेड इनपुट। तो ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ही बन रहा है, दिस वन बस। In context question, चलो, in context of new classical growth model, the effects of an increase in population growth is, अब पॉपुलेशन ग्रोथ का देखो, उस न्यू क्लासिकल इनके उसने सोलो मॉडल के एस्पेक्ट से कहा है कि सोलो मॉडल के एस्पेक्ट से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ये देखो। सो दो चीजें इसमें होंगी, ए एंड सी, कैसे समझो, सोलो मॉडल के एस्पेक्ट से पूछ रहा है वो। रिडक्शन इन स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर हेड। हमने जब सोलो मॉडल की डायग्राम समझी थी उसमें पॉपुलेशन को हमने एन कंसीडर किया था, कैपिटल पर वर्कर को के कंसीडर किया था, है ना। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जब एन बढ़ेगी मींस कैपिटल गेट स्प्रेड अक्रॉस मोर वर्कर्स, है ना, क्योंकि कैपिटल उतनी है तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो लिमिटेड कैपिटल है जो कि मोर वर्कर्स में स्प्रेड होगी तो कैपिटल पर वर्कर कम होगा, राइट। ए वाला ठीक है। सी वाला क्यों ठीक है? इंक्रीज इन स्टेडी स्टेट ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। तो उसमें हमने एक एग्रीगेट आउटपुट का ग्रोथ रेट पढ़ा था एन प्लस जी। इफ एन इंक्रीजेस टोटल आउटपुट इंक्रीजेस। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा भाई ज्यादा वर्कर्स हैं, ज्यादा काम करने वाले हाथ है, अगर लेमन लैंग्वेज से भी देखे तो टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा। ए एंड सी इसके सही ऑप्शन है। अब और इसने क्या दिया, बी, इंक्रीज इन पर कैपिटा आउटपुट। पर कैपिटा आउटपुट तो नहीं हम बोल सकते कि बढ़ेगा कि नहीं, है ना। वर्कर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेंगे, वर्कर्स ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है कि हमारा जो स्टेडी मतलब एग्रीगेट आउटपुट है वो बढ़ेगा, बट दैट नॉट नेसेसरली पर कैपिटा आउटपुट। डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, पॉपुलेशन के बढ़ने से कैपिटल आउटपुट रेशियो डिक्रीज होगा। इनवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो तो जब रिसोर्सेज कम होते हैं तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे शिफ्ट होता है ना, ऐसे रिसोर्सेज कम होने से होता है शो। तो ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक्स एक पॉइजन वेरिएट है जिसमें मीन लैम्डा दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वन। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको ये चीज पता हो कि हम, ये एक फार्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको उसने बोला कि आपको मीन को ना क्या लेना है, लैम्डा लेना है, किसको, मीन को, है ना। तो मुझे मीन को यानी कि लैम्डा कंसीडर करना है, एम जिसको हम बोल देते थे उसको लैम्डा लेना है। हम नॉर्मली यहाँ पे एम ले लेते थे, इसको हमको लैम्डा लेना है। सो लैम्डा एक्स ई माइनस लैम्डा ओवर एक्स का फैक्टोरियल, ऐसे करते थे। ये फार्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का तो आता है। अब ना इसमें उसने ना वही चीज घुमा फिरा के पूछी। अब इसीलिए एग्जाम में क्या बोला था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना सेंस लगा लेना, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा देना। ये चीज पढ़ी हुई है सबने, ये चीज पढ़ी हुई है। पर तब भी मैं जानती हूँ 99% स्टूडेंट जो ये फार्मूला जानते थे फिर भी इसका आंसर करके नहीं आ पाए, जबकि अगर वो थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रेजेंस दिखाते तो कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि अगर हम x प्लस वन के कंटेक्स्ट में इसको करेंगे ना, तो जहां पर x है वहां पे x प्लस वन आ जाएगा, लैम्डा x प्लस वन ई माइनस लैम्डा, यहाँ पे x प्लस वन का फैक्टोरियल, ऐसे ही हो जाएगा, राइट। ठीक है। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, ये x प्लस वन से। अब उसने यहाँ पे ना जैसे चीजों के साथ साथ में px दे दिया था, इसको समझो क्या करना है। जैसे मेरे पास अब पी एक्स प्लस वन जो है ना वो ये है, लैम्डा एक्स प्लस वन ई माइनस लैम्डा ओवर एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक लाइक दैट कि अगर मैं लैम्डा एंड एक्स प्लस वन को अलग ले लूं तो बचेगा क्या, वट विल लेफ्ट, बचेगा एक्स, क्योंकि वन इसकी पावर वन हो गई, इसकी पावर अलग अलग पावर कर दी ना मैंने। एक्स प्लस वन था, वन अलग कर दिया, एक्स अलग कर दिया, राइट। ई माइनस लैम्डा वैसे का वैसे, एक्स प्लस वन। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फाइव का अगर फैक्टोरियल दैट मीन्स 5 4 3 2, ऐसे पीछे पीछे जा रहा है, ऐसे ही होता है ना। तो अब एक्स प्लस वन का अगर फैक्टोरियल है तो इट विल बी एक्स प्लस वन एक्स, है ना, सो ऑन, इससे नीचे नीचे ऐसे जाएगा ना वो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ऐसे जाएगा ना वो। दैट मीन्स कि अगर एक्स प्लस वन का मेरे पास फैक्टोरियल है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वन को अलग निकालो और साथ में लिख दो एक्स का फैक्टोरियल,
कि एक्स के आगे पीछे वाले सारे, है ना, समझे? तो दैट मीन्स यहाँ पे x प्लस वन मैंने ये निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ पे x का फैक्टोरियल बच गया। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये आपकी चीज क्या थी, ये पी एक्स है, लैम्डा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई पी एक्स, ये आ गया आंसर, राइट? ये आ गया फर्स्ट, कौन सा है ये, लैम्डा ओवर एक्स प्लस वन पी एक्स, यही है फर्स्ट वाला। आई बात समझ में आई? मतलब थोड़ा सा अगर लगाएंगे हम अपना दिमाग एग्जाम में तो हो पाएगा। बस ये ना मैंने देखा है कि ये चीज बहुत जरूरी है एग्जाम में, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके बिना मतलब काम चलने वाला नहीं है, तो दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट डेफिसिट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर। अब ये देखो, इसमें ये 2023-24 के बजट फॉर द ईयर टू, हाँ, मतलब 25-26 के बजट में ये चीज आई थी, 23-24 के अकॉर्डिंगली ये देखो, ये डेफिसिट ट्रेंड्स हमने किए थे बजट वाली क्लास में, और मैंने कहा था कि सारे ईयर्स के पढ़ लेना, लेटेस्ट ईयर्स के। 23-24, ये 23-24 उसने येलो वाला कलर दिया हुआ, दैट इज, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्रोनोलॉजी देखूं तो देखो, ग्राफ से पता चल रहा है, बट ट्रेंड देख लेना होता है थोड़ा सा चीजों का कि कैसे, सबसे इसमें उसने कौन से सेंडिंग ऑर्डर में क्या लगाने को, तो सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे कम वाला, सबसे कम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, देखो प्राइमरी डेफिसिट का कब से ज्यादा आ रहा है ना, ट्रेंड पता चल रहा है, तो सबसे कम आपका आ रहा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उससे ऊपर प्राइमरी डेफिसिट जा रहा है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट जा रहा है, फिर फिजिकल डेफिसिट जा रहा है, ऐसे ट्रेंड रह रहा है इसका। ठीक है, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इन सबसे कम होता है, सो दैट मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ देखूं अभी, तो दैट इज बी सी ई ए, तो बी सी ई ए किस में है, इसी में है, बी सी ई ए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। करंट अकाउंट डेफिसिट की अलग से हमने फिगर्स करी हुई है उसमें, रिपोर्ट्स वगैरह वाले लेक्चर्स में, तो ये हो गया क्लियर। अब आगे देखो, इन राउंड्स को करना था, और ये राउंड्स हमने गैट के एंड डब्ल्यूटीओ के दोनों के पढ़े थे, दैट इज ये गैट के इंपॉर्टेंट राउंड्स, डब्ल्यूटीओ के इंपॉर्टेंट राउंड्स। अब इसमें कौन कौन से राउंड्स उसने कहे हुए हैं देखो, अच्छा ये जो मिलीनियम राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस है ना, ये पता कौन सा है, ये शीतल राउंड है, मिलीनियम राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस को ही शीतल राउंड बोलते हैं, तो ये याद रख लेना, ये शायद नहीं पता होगा आपको, दैट इज शीतल राउंड, ठीक है, ये वाला है ये। तो और कौन सा पूछा उसने, दोहा, यूरेजे, कैनेडी, टोक्यो, ये देखो, ये टोक्यो हो गया, कैनेडी हो गया, यूरेजे हो गया, और ये दोहा हो गया। तो हमको किस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट में आएगा कैनेडी, कैनेडी, टोक्यो, यूरेजे, सेतल, दोहा, ऐसे करके आएगा, है ना। तो ये देखो, सबसे पहले कैनेडी, देन टोक्यो, देन यूरेजे, देन मिलेनियम यानी कि सेतल, देन दोहा, क्लियर, ठीक है। आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को, ये लास्ट है, इसको हमको कैसे करना है, देखो इस पे ना फार्मूला लगना था आपको, कौन सी, ये लाइन फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, रिग्रेशन लाइन, दैट इज अ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये फाइंड करनी है। अब कैसे करनी है देखो, y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन, ये इस लाइन ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देन y माइनस कितना है, 38 है, बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन कितना है, 32 है, अच्छा बी वाई एक्स भी लिखना है यहाँ पे, तो बी वाई एक्स कितना है मेरा, -0.6643, ठीक है जी। तो इट वुड बी लाइक, एक ही कैलकुलेशन है डिफिकल्ट सी जो करनी पड़ेगी, 6643x प्लस, ये करना पड़ेगा हमको थोड़ा, है ना, देखो इजी बनाने के लिए सिर्फ 66 को 32 से कर लेते हैं, इतना क्यों करना झंझट, है ना। मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले, कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। 6 2 का 12, 6 2 का 12, 13, 6 3 का 18, 19, 2 11, 11, 2 1 1 2, ऐसे करके आया। अब मैंने सिर्फ 66 से किया ना, तो यानी कि मैं सिर्फ दो रकमों के अकॉर्डिंग चलूंगी, 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलूंगी, तो 21.12 आएगा यहाँ पे, राइट, 21.12 प्लस में। अब करना इसको, ये देखो, अब इससे तो आपको पता चल गया कि जो कोफिशियंट है यहाँ पे 0.6643 है, यानी कि ये दो तो सही आंसर नहीं है, ठीक है, ये पता चल गया। अब अगर मैं 38 को दूसरी साइड ले जाती हूँ, 21.12 प्लस 38, तो अगर आप 38 में 21
इसको भी अबाउट ले लेते हैं, 21 प्लस कर देते हैं, तो 59 अबाउट आ रहा है आपका, है ना? और ये प्लस में जा रहा है 59 अबाउट जो भी है, इट इज़ इन प्लस, राइट? तो इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर, काफ़ी सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बता देना। थैंक यू।